नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां प्रेमनगर आश्रम में आज से 3 दिवसीय भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम हिमालयन एमएसएमई एक्सपो का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन में देश भर से करीब 180 कंपनियों ने भाग लिया है और साथ ही भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार के विभिन्न विभागों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि एक्सपो का उद्घाटन उत्तराखंड की सरकार के राज्य मंत्री ऋषि कांडपाल ने किया। तो वहीं आपको बता दें कि उद्घाटन के अवसर पर मंत्री ऋषि कांडपाल ने यह भी कहा कि ऐसे प्रदर्शन जो भी प्रदर्शनियां हैं उनमें विभिन्न राज्यों के कृषि उत्पादों और नवाचारों की जानकारी मिलती है, जो कि प्रदेश के विकास में सहायक हो सकती है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनी के आयोजक भारत बालियान ने यह भी जानकारी दी है कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों की कंपनियां, केंद्र की सरकार और उत्तराखंड सरकार के स्टॉल लगाए गए हैं। विशेष रूप से भारत सरकार की पिछले 8 वर्षों की योजनाएं और उपलब्धियों को दर्शाने वाले स्टॉल भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। उपयोगी है जनधन के लिए। एक सुलभ से पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है पूरे देश में, जो भी हम इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। किसानों को भी बहुत फायदा होगा इसमें, सभी लोगों को, हम लोगों को भी बहुत चीज़ नई नई आज ही पता लगी है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। बहुत उपयोगी है और मैं उत्तराखंड सरकार अपने धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस टाइप से एग्जीबिशन लगाने की हमें परमिशन दी है और ये लगाने वालों को बहुत से बधाई है, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता नहीं कि इन प्रदर्शनियों का और ज्यादा उपयोग और ज्यादा ज्यादा लगनी चाहिए, जगह ज्यादा लगनी चाहिए। ठीक है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनको भी लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं, जो सबको लाभ मिलेगा, स्थानीय जनता को भी लाभ मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं जैसे हम उत्तराखंड में कर सकते हैं, इनको भी तो इनके साथ डिस्कस करके हो सकता है कि हमारे यहाँ भी हो सकता है। उत्तराखंड में जब त्रिपुरा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो जब ये ऐसे लगेंगे तभी हमें पता लगेगा। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। रुझान आप देख ही रहे हैं, अभी लगभग 2 घंटे हुए शुरुआत हुए तो किस तरह से क्राउड आ रहा है और पूरे देश भर से क्राउड आ रहा है। और उपयोगी तो अपने आप में है, आयुर्वेद और ऑर्गेनिक सेक्टर है, तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है इस एग्जीबिशन के माध्यम से आयुर्वेद और ऑर्गेनिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। और लगभग गवर्नमेंट के जो 30-40 डिपार्टमेंट PSU यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी मकसद यही है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो पब्लिक तक पहुंचे और ग्राउंड लेवल पे उनका काम हो। तो इसको देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि एग्जीबिशन अपने सक्सेस की तरफ जा रही है और हमें उम्मीद है कि ये 3 दिन तक ऐसे ही चलेगी। कहाँ से स्टॉल लगे हैं और कहाँ से जो स्टॉल लगाने के लिए आए हैं? देखिए, इसमें लगभग 12 से 13 स्टेट से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे साउथ से भी मैं बात करूं, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, और अगर नॉर्थ ईस्ट में आप आ जाओ, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ऐसे ही करके लगभग 12-14 स्टेट से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्पेशली पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के सर्वे ऑफ इंडिया, CSIR, ये लैब पार्टिसिपेट कर रही है। और उसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से 60 स्टॉल यहाँ पे लगवाए गए हैं, जो अपने ज़्यादातर उत्तराखंड के उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक और आयुर्वेद को लेकर। इसके माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास है? संदेश बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग आयुर्वेद और ऑर्गेनिक की तरफ कैसे जाएं। जैसे आजकल पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसके माध्यम से यही संदेश है कि हम अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद और ऑर्गेनिक कैसे अपनाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात का यमुना घाटी में आई जल आपदा को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में कुपड़ा नुकसाला गाड़ में मुहाने पर भारी लैंडस्लाइड से मलबा यमुना नदी में गिर गया है और जिससे कि नदी का प्रवाह रुकने से झील बन गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस झील के कारण सैकड़ों घर डूब गए हैं और
आपको बता दें कि तमाम क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि मनोज चौहान ने मुख्यमंत्री से पानी की शीघ्र निकासी, प्रभावितों को राहत और भू कटाव रोकने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया है कि पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में अभूतपूर्व जीत को दर्ज किया है और जिसे लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल बना हुआ है। और इस अवसर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सांसदों ने सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय की सराहना भी की। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति को तय करना और नए जिला एवं प्रदेश के स्तरीय संगठन का गठन था। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक में बोलते हुए यह भी कहा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन जाते हैं। तो वहीं पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए युवा मोर्चा के एक विवादित पदाधिकारी को सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत एक बार फिर से अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और जिसमें कि उन्होंने कहा कि मैं माला तब पहनूंगा जब बीजेपी का अंत कर दूंगा। यह बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। तो वहीं डॉक्टर रावत ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और जन विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने का काम कर रही है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र रास्ता है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां विजिलेंस कार्यालय में एडीजी की विजिलेंस वी मुरुगेशन ने भ्रष्टाचार निवारण को लेकर विशेष समीक्षा की बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि बैठक में 4 अभियोग और 4 खुली जांचों पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही साथ बताते चले कि 2 मामलों में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप उस पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एडीजी ने जानकारी दी है कि टोल फ्री नंबर 1064 पर प्राप्त 124 शिकायतों की जांच के बाद 6 मामलों में ट्रैप की गई कार्रवाई की गई है और जिसमें कि राजपत्रित अधिकारियों सहित कुल 8 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। साथ ही साथ बताते चले कि न्यायालय ने 25 मामलों की त्वरित पैरवी के निर्देश दिए हैं। सतर्कता विभाग के द्वारा 72,000 से अधिक लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाएगा। कि जहाँ पे भी भ्रष्टाचार का कंप्लेंट आता है 1064 है, हमारा वेबसाइट है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन भी शुरू किए हुए हैं 1064, उसके माध्यम से कंप्लेंट्स आते हैं। जब भी कंप्लेंट्स आता है हम उसको सीरियसली लेके हमने वैधानिक कार्रवाई करते हैं। अब तक प्रदेश में 15 ट्रैपें हो गई हैं। उस पे पिछले साल भी कुछ पुलिस वाले थे, इस साल भी हमने एक पुलिस वाले थे। देहरादून सेक्टर ने आप जानते होंगे पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हमारी कमी कहाँ रहता है कि जब कंप्लेंट्स नहीं आता है तो हमारी तरफ से कार्रवाई हो नहीं पाता है। बट हम अपील करते हैं जनता से 1064 के माध्यम से आप हमें सहयोग करो भ्रष्टाचार को निपटाने में। जब आप कंप्लेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, तब जाके हम आगे अच्छे कार्रवाई कर सकेंगे। तो करीब दर्जन मैटर है हमारे यहाँ पे सेक्टर हल्द्वानी में पेंडिंग है, उसको हमने रिव्यू कर रहे हैं और उनका आईओएस का यही निर्देश है कि भाई उसको जल्द से जल्द, टाइम फ्रेम हमारा हो रखे हैं, उस हिसाब से जल्द हमारे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है कंप्लीट करें और जो भ्रष्टाचारियों के संबंध में सूचना कलेक्ट करें और उसको हमें आगे वैधानिक कार्रवाई करने में सक्षम हो जाए। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि किसान स्मार्ट मीटर लगाए जाने, गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ बताते चले कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट मीटर उनके अतिरिक्त आर्थिक बोझ
और जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी संख्या में किसान टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी बहादुराबाद पहुंचे और जहां पर उन्होंने किसानों के साथ मंच को साझा किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगों को जल्द ही नहीं माना गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करना सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। आंदोलन के चलते टोल प्लाजा पर जनजीवन भी पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो पुलिस ने रोका भाई, इन पे लाठीचार्ज करा, इन्हीं को रोका। ये तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे इनको क्यों रोका, क्यों इन पर लाठीचार्ज करा, कौन सा जुल्म इन्होंने कर दिया। क्या पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पे थे उन्होंने अपने थाने पे, अपने पुलिस स्टेशन पे क्या स्मार्ट मीटर लगवा लिए? क्या पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने जो अपना वाहन चलाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो है, उनके क्या इंश्योरेंस करवा रखे? मतलब ये जनता को सुधारने का काम करेंगे। आप भी एक बार पूछ रहे हैं उनको अपनी गाड़ी का भाई रजिस्ट्रेशन दिखा दो। मतलब जनता आवाज उठावेगी तो उसको लाठी की, बंदूक की ताकत पर दबाना चाहती है सरकार। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जनता को तो बहका के एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर इस देश पे कब्जा कर लिया पूंजीवाद ने। हमारा उसी का ही विरोध है। सब सेंट्रल लोगों के साथ आप क्या मांग सरकार से, प्रशासन से? पहले तो भाई जो यहाँ पर लाठीचार्ज कल करा उसका हिसाब दे दें। उन अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी वो करे, और उसके बाद में जो डिमांड है किसानों की उस पर सरकार अपना बातचीत करेंगे। तो मुख्य मांगे हैं बिजली को प्राइवेट ना करें, ये बड़ी डिमांड है। जो स्मार्ट मीटर और ये लग रहे हैं, और बिजली तो 1800 कुछ में आएगी थी, ये मीटर जो बहुत स्पीड से भागे क्यों लगा रहे भाई? क्या उनका लगा दिया इन्होंने मीटर सब? क्या थाने में मीटर लग गया? जहाँ पे पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज गिरा उन्होंने अपने थाने पर लगवा दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ आप क्या मांग रहे हैं? कब तक धरना जारी रहेगा आपका? धरना क्या खत्म होने लग रहा? धरने की कोई हमारी ये है कि धरना हम खत्म करने के लिए थोड़ा धरना दे दे भाई। जब इन्होंने लाठीचार्ज गिरा डर का खत्म करना था तो कल ही कर देते, तो हम अपना भाग भूल जाते। ये तो आज है, ये कहीं ना जाते। अब तो आप यही स्नान करना। हाँ, लंबा तो चलेगा और क्या छोटे में काम चलेगा भाई। उत्तराखंड भी बड़ा स्टेट है। जैसे कृषि बिल की लड़ाई आपने लड़ी, वो वापस हुए, तो क्या मांग पूरे देश में इसकी लड़ाई चलेगी? ये उत्तराखंड और ये लोग इतने कमजोर नहीं जैसे पूरे देश में इसको चलाएंगे। ये तो यही क्षेत्र चलाएगा इसको। जब जरूरत होगी तो पूरे उससे लोग आएंगे, लेकिन हम बाहर से कोई इसमें लोग नहीं बुलवाएंगे। ये यंग की लड़ाई यही लड़ेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अरे करे तो पहले करके तो जावे कुछ अधिकारी बात करने आ जाएंगे। बात क्योंकि अभी को लेट हो गए। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जनपद में आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले हर्षिल और अब यमुना घाटी में एक अस्थायी झील बनने से हालात पूरे तरीके से बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि लगभग आधा किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी इस झील के कारण होटल, मकान, स्कूल जो है पूरे तरीके से जुड़ गए हैं। तो वहीं आसपास के गांवों, खासकर की कुपड़ा और पुंसाला पर खतरा मंडराने लगा है। झील का निर्माण बहाव रुकने के कारण, गदेर के कारण पूरे तरीके से स्थिर हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए। तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें पूरे तरीके से सतर्क है और अब तक 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि डीएम प्रशांत आर्या ने इस पर जानकारी दी और जिसमें उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से पूरे तरीके से हालातों पर निगरानी बनाई गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत सुर्खियों में हैं। उन्होंने बीजेपी संगठन पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी आपको बता दें कि इस बार उन्होंने बीजेपी संगठन पर सीधा निशाना बोला, जिसमें हरक सिंह ने बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम की हेलीकॉप्टर यात्रा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये नेता सरकार का हिस्सा ही नहीं है तो फिर सरकारी संसाधनों का उपयोग कर हेलीकॉप्टर से गैरसैंण कैसे पहुंच सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि आम लोग बारिश, लैंडस्लाइड और सड़क हादसों में फंसे हैं, जान गंवा रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी नेता आरामदायक तरीके से हवाई सफर कर रहे हैं। हरक सिंह ने इसे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है और साथ ही सरकार से पारदर्शिता की मांग की। ये गैरसैंण के नाम पर जो धोखा हो रहा है उत्तराखंड के साथ, चलो सरकार के मंत्री विधायक हेलीकॉप्टर में जाए तो समझ में आता है, उनके परिवार को, उनके महामंत्री संगठन को हेलीकॉप्टर में गैरसैंण सरकारी हेलीकॉप्टर में जाने की क्या जरूरत थी? वो भी ऐसे समय में तुम वहां के सदस्य नहीं हो, इस प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हो, तुम पार्टी के पदाधिकारी होंगे ना, सरकार के अंग नहीं हो ना, विधायक के अंग नहीं हो ना, तुम सरकारी हेलीकॉप्टर में क्यों जा रहे हो? और दूसरी तरफ उत्तरकाशी में जेसीबी के नीचे जो है 2 लोग मर रहे हैं। इनको शर्म नहीं है? नैतिकता का सारे मापदंड तोड़ डाले हैं भाजपा ने, मानवता के सारे मापदंड तोड़ डाले। जरा मानवीय गुण होता, जरा मानवीय गुण होता, ऐसे समय में जब एक तरफ 2 लोग मर रहे हैं तुम सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी को डूब मर जाना चाहिए। और गंगा में नदी में नहीं, गंगा नदी में डूब मरेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, कहीं चुल्लू भर डूब मरना चाहिए, जहां चुल्लू भर हो। अब खबर रुड़की से है, जहां पर नारसन ब्लॉक के परिसर में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई और जिसमें उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल ने भाग लिया। आपको बता दें कि बैठक में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी, ब्लॉक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम जनता भी उपस्थित रही। तो वहीं बताते चले कि मंत्री देसराज कर्णवाल ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक वह जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं तब तक इसी तरह से सभी विभागों में जाकर जनता की समस्याओं को जानने का और उन्हें हल करने का प्रयास करते रहेंगे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने ब्लॉक से संबंधित सभी समस्याओं को ईमानदारी और पारदर्शिता से हल करने का संकल्प लिया। तो वहीं बता दें कि बैठक में लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी और मंत्री के द्वारा मिले आश्वासन से संतुष्टि जताई। ब्लॉक के द्वारा जो ब्लॉक प्रमुख हैं उसके माध्यम से जो विकास कार्य हैं वो त्वरित गति से चल रहे हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे ही चलते रहेंगे। जो समस्याएं हैं, समस्याएं समाज में हमेशा रहती हैं। सब समस्याओं का निदान, जितनी भी समस्या हमारे सामने आती है, आज मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई उनका समाधान, अगर ब्लॉक के स्तर की जो समस्या है उनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और जो समस्याएं ऐसी हैं कि उनका हमारे स्तर से, ब्लॉक के स्तर से ऊपर की हैं तो जिले पर भेज दी जाए, लेकिन सब समस्याओं का समाधान। आज ये चौथी बैठक थी मेरी। पहली बैठक मेरी भगवानपुर में, दूसरी रुड़की में, तीसरी बहादुराबाद में और चौथी बैठक आज ये नारसन ब्लॉक की थी। जो विधानसभा झबरेड़ा के अंतर्गत गांव इसमें आ रहे थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आए थे और ये कामकाजी बैठक थी। इसमें कार्य योजना बनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं और हर गांव में, क्योंकि फर्स्ट फेज में हमने 3 विधानसभा ली है, झबरेड़ा, भगवानपुर और जवालापुर। क्योंकि ये रिजर्व विधानसभा है, इसमें अनुसूचित समाज की संख्या ज़्यादा है और समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर वो अनुसूचित समाज से संबंधित है। तो फर्स्ट फेज में ली है। उसके बाद पूरे ज़िले में जो एससीपी के गांव हैं सब में हम
बहुउद्देशीय शिविर लगाएंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार का लाभ जाए, तो हम हर गांव में लगा करके हर गरीब के घर घर तक सरकार को पहुंचाएंगे। समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं या बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से किसी भी विभाग की कोई भी समस्या है तो हम उसको गांव में जा करके सोल्व करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।